हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम मुझे तुमसे प्यार हो गया। आप 80 चैप्टर सुन चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 81। फ्रॉड कॉल। स्वरा ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। समर ने कहा, तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या, बस तुम मेरे पीछे मत आओ। स्वरा ने कहा, ये तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम नहीं इसे अपनाओगे तो कौन अपना आएगा हमें। समर ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है, ये बच्चा मेरा है, अगर है भी तो है, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें उसके साथ जो भी करना है तो कर सकती हो, बस मुझे इस मुसीबत से दूर रखो। स्वरा ने कहा, तुम अपने बच्चों को मुसीबत कैसे कह सकते हो। समर ने स्वरा के बात पर कहा, तुम कहती हो ना यह मेरा बच्चा है, तो ठीक है, अब इस बच्चे के साथ क्या करना है कि मैं देखता हूँ। इतना कहकर समर ने गाड़ी की चाबी उठाई। उसने स्वरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लेकर जाने लगा। स्वरा ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। समर ने कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए, आज ही तुम इस बच्चे का एबॉर्शन करवाओगी। स्वरा ने समर के हाथ से अपना हाथ छुड़वा और कहा, मुझे कहीं नहीं जाना और तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, यह मेरा बच्चा है और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इतना कहकर वो वहां से रोती हुई चली गई। विहान ने प्रणव से कहा, स्वरा का क्या करना है, क्या उसे से पुलिस के हवाले करें। प्रणव ने कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, वह प्रेग्नेंट है, पुलिस उसके साथ बुरा बर्ताव करेगी। एल विहान ने कहा, क्या आप उसे ऐसे जाने दोगे। प्रणव ने कहा, मैंने उसे ऐसे कहा जाने दिया है, आज जो भी हमारे सगाई के पार्टी में हुआ, उससे लोगों में स्वरा की एक बुरी इमेज बन चुकी है। स्वरा अब लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी, यहाँ तक कि वह घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। इतना सब कुछ तो किया है हमने, मुझे नहीं लगता हमें अब पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। वैसे तुमने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि मानसी कहाँ है। विहान प्रणव को कुछ बताने वाला ही था कि तभी विहान को मानसी के बॉडीगार्ड का कॉल आया। विहान ने जल्दी से कॉल उठा लिया। सामने से बॉडीगार्ड ने कहा, मानसी हॉस्पिटल में नहीं है और वह घर भी नहीं आई है। विहान ने कहा, फिर वो कहाँ गई है। बॉडीगार्ड ने कहा, पता नहीं सर, वो कहाँ गई है, प्लस हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक पता नहीं लगा कि वह कहाँ है। विहान ने कहा, पर मैंने तुम्हें उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए कहा था, फिर भी वो कहाँ गई आप लोगों को कैसे नहीं पता। बॉडीगार्ड ने कहा, आपने ही कहा था उसे हॉस्पिटल के अंदर कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है, हम कब से गेट पर ही थे, पर वो हमें अभी तक हॉस्पिटल से बाहर निकलती हुई नहीं दिखाई दी। विहान ने कहा, हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो, देखो अगर उनमें वह कहीं दिखाई देती है तो पता चलेगा वह कहाँ गई है। बॉडीगार्ड ने कहा, हमने पहले से ही हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं, पर वह हमें गेट से बाहर आते हुए नहीं दिखाई दी। विहान ने कहा, तो फिर से एक बार हॉस्पिटल के अंदर देखो, शायद वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगी। बॉडीगार्ड ने कहा, हमने पूरा हॉस्पिटल 2 बार छान मारा है, हमें हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिखाई दी। विहान ने कहा, हॉस्पिटल से बाहर जाने का कोई और रास्ता है। बॉडीगार्ड ने कहा, पीछे वाले गेट से भी बाहर जा सकते हैं। विहान ने कहा, फिर वहां की सीसीटीवी कैमरे चेक करो, शायद वहां से बाहर गई हो। बॉडीगार्ड ने कहा, उस साइड के गेट के सारे सीसीटीवी कैमरे 2 दिन से खराब है, उनका काम चल रहा है। प्रणव काफी देर से विहान और बॉडीगार्ड की बातें सुन रहा था। प्रणव ने कहा, क्या हुआ। विहान ने कहा, मानसी नहीं मिल रही है, वह हॉस्पिटल में भी नहीं है। प्रणव ने कहा, घर में चेक कर लो, शायद हॉस्पिटल से आ गई हो। विहान ने कहा, घर में भी चेक किया है, किसी को भी मानसी की आने का पता नहीं है। प्रणव ने कहा, फिर से एक बार चेक कर लो और उसके कमरे में भी चेक कर लेना। विहान ने कहा, ठीक है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। इतना कहकर विहान वहां से सीधे मानसी के कमरे की ओर गया। विहान ने मानसी का दरवाजा नॉक करना चाहा, पर मानसी का दरवाजा पहले से खुला था। विहान कमरे के अंदर गया। उसने देखा अंदर कोई नहीं था, उसने यहाँ वहां देखा, उसे वहां मानसी का सामान नहीं दिखाई दिया। उसने अलमारी खोलकर देखा, अलमारी में कपड़े नहीं थे। उसने कमरे को अच्छे से देखा, वहां मानसी का कोई भी सामान नहीं था। वो भागकर प्रणव के पास गया, उसने प्रणव से कहा, मानसी का सामान उसके कमरे में नहीं है, लगता है वो घर छोड़कर चली गई है, उसका सारा सामान घर से गायब है। प्रणव ने कहा, क्या कहा तुमने, वैसे कैसे घर छोड़कर जा सकती है, और तुम्हारी टीम कहाँ है जिसे मैंने उस पर नजर रखने के लिए कहा था, उनसे पूछो वो कहाँ गई है। विहान ने कहा, उन लोगों को भी नहीं पता है वह कहाँ है। प्रणव ने कहा, ऐसे कैसे नहीं पता, उनसे कहो अभी पता करके बताइए कहाँ है वह। विहान ने कहा, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं।
प्रणव ने कहा, शायद तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा, इतनी लापरवाही मैंने तुमसे पहली बार देखी है, मुझे तुम लोगों पर शायद कोई एक्शन लेना ही होगा। विहान ने कहा, सर हमने पूरी कोशिश की थी, एंड आपने ही कहा था कि उसे हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही लोग हैं, मेरे आदमी सब उसका हॉस्पिटल के बाहर ही वेट कर रहे थे, पर वह पिछले गेट से चली गई जहां के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? प्रणव ने कहा, पर तुम्हें 24 घंटे उस पर नजर रखने के लिए कहा है, तुमने कुछ आदमी अपने पीछे वाले गेट पर क्यों नहीं रखे? विहान ने कहा, सर हमें नहीं पता था कि डॉक्टर मानसी ऐसा कुछ करेगी, इसलिए मैंने पीछे वाले गेट पर सिक्योरिटी नहीं रखी थी। प्रणव ने कहा, अब मुझे कुछ करना होगा तभी उसका पता लग पाएगा। प्रणव ने अपना मोबाइल उठाया और कावेरी को कॉल लगाया। कावेरी इस वक्त एक होटल की तरफ जा रही थी। कावेरी ने जैसे ही कॉल देखा उसने रिसीव किया और कहा, आज बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। प्रणव ने कहा, मुझे तुमसे एक काम था, क्या तुम मुझे बता सकती हो इस वक्त मानसी कहाँ है? कावेरी ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता, पर मैंने आखिरी बार उसे डॉक्टर ऋतु के साथ देखा था, शायद उसकी साथ ही होगी। प्रणव ने कहा, क्या तुम मुझे डॉक्टर ऋतु का नंबर भेज सकती हो? कावेरी ने कहा, भेज सकती हो, पर क्या बात है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? प्रणव ने कहा, काफी देर हो गई है लेकिन मानसी अभी तक घर नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके पूछा। कावेरी ने कहा, फिक्र मत करो, वह ऋतु के साथ ही होगी, मैं तुम्हें उसका नंबर भेजती हूँ। कावेरी ने कॉल कहा दिया और नंबर भेज दिया। प्रणव को जैसे डॉक्टरों का नंबर रिसीव हुआ उसने जल्दी से डॉक्टर ऋतु को कॉल लगाया और कहा, क्या मेरी बात डॉक्टर ऋतु से हो रही है? ऋतु ने सामने से जवाब दिया, हाँ। प्रणव ने कहा, क्या इस वक्त मानसी तुम्हारे साथ है? जो तूने फिर से हमें जवाब दिया और कहा, आप कौन है? आप क्यों इतना पूछ रहे हो? प्रणव ने कहा, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मुझे जल्दी से अपने घर का एड्रेस बता दो। ऋतु ने कहा, मैं आपको मेरे घर का एड्रेस नहीं बताने वाली, मैं कैसे आप पर विश्वास रखो कि आप सच में उसके पति हो, पर उसकी तो शादी नहीं हुई तो उसका पति कहां से होगा, आप ऐसे मुझे कॉल करके गुमराह नहीं कर सकते। प्रणव ने कहा, ठीक है, 20 मिनट में तुम्हें सब पता चल जाएगा। प्रणव ने कॉल रखा और विहान को कहा, हॉस्पिटल से पता करो डॉक्टर ऋतु का एड्रेस और जल्दी से यहां से वहां जाने की तैयारी करो, 20 मिनट के अंदर हमें वहां पहुंचना है। विहान ने कहा, ठीक है, मैं अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। विहान ने जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करके डॉक्टरों ऋतु एड्रेस लिया और अपनी गाड़ी को उस ओर मोड़ लिया। डॉक्टर ऋतु किचन में डिनर बना रही थी। डॉक्टर ऋतु खुद से कहा, लोग क्या क्या बहाना बनाते हैं किसी का एड्रेस निकालने के लिए, पर उन्हें नहीं पता मैं कितनी चालाक हूं, मैं हर किसी को थोड़ी अपना एड्रेस बताऊंगी। यहाँ मानसी अपने कपड़े सेट कर रही थी। मानसी को ऋतु की अकेले ही बड़बड़ाने की आवाज आई। मासी ने कहा, ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? मानसी ऋतु क्या बड़बड़ा रही है देखने के लिए किचन की तरफ गई। ऋतु ने कान में हेडफोन डाले हुए थे और वो म्यूजिक सुनते हुए खाना बना रही थी। मानसी ने उसे आवाज दी पर ऋतु के कान में हेडफोन होने के कारण ऋतु को मानसी की आवाज सुनाई नहीं दी। मानसी ने कहा, शायद लगता है म्यूजिक सुन रही है, मैं इसे म्यूजिक सुनने देती हूँ, तब तक मैं बांकी का घर का काम कर लेती हूँ। इतना कहकर मानसी घर का काम करने लगी। कुछ देर बाद जब खाना रेडी हो गया ऋतु ने मानसी को आवाज दी। जब तक मानसी आ रही थी ऋतु ने खाना टेबल पर रख दिया। मानसी आकर टेबल पर बैठ गई। ऋतु ने दोनों के लिए खाना परोस लिया। मानसी और ऋतु खाना खाने लगी। खाना खाते खाते मानसी ने ऋतु से कहा, तुम अकेले क्या बड़बड़ा रही थी कितनी देर से? कुछ नहीं, मुझे एक फेक कॉल आया था, मुझसे मेरा एड्रेस पूछ रही थी। एड्रेस पूछने के लिए जो तरीका अपनाया वह बहुत फनी था। ऋतु ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है सामने वाले ने क्या कहा? क्वोट। मानसी ने कहा, ऐसा भी क्या कहा कि तुम इतना हंस रही हो? ऋतु ने कहा, उसने कहा कि वह तुम्हारा हस्बैंड है, उसने मुझे बेवकूफ ही समझा था। डॉक्टर ऋतु के मुंह से ये सुनकर मानसी पूरी तरह शौक में चली गई। ऋतु ने आगे कहा, उसने कहा सिर्फ 20 मिनट रुको, जैसे कि वह जहां भी होगा वहां से उड़कर ही यहां आ जाएगा। ऋतु इतना ही कह पाई थी कि ऋतु के घर की डोर बेल बजी। ऋतु ने कहा, अब इस वक्त कौन आया है, इतना कहकर वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। मानसी उसे रोक पाती उससे पहले जो तूने जाकर दरवाजा खोल लिया। मानसी वही टेबल के नीचे छुप गई। ऋतु ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने बहुत सारे आदमी थे जो तुमसे कुछ कह पाते उससे पहले उन्होंने ऋतु को साइड में किया। उस सब लोग अंदर घुस गए, उन्होंने प्रणव को आने के लिए रास्ता बनाया। प्रणव अंदर आ गया और हॉल में यहाँ वहां देखने लगा। ऋतु ने अंदर आकर कहा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणव ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा। विहान ने कहा, ए प्रणव रायजादा है। ए नाम सुनकर तो ऋतु के पैरों से जमीन ही खिसक गई। तूने लड़खड़ाते हुए कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं हॉस्पिटल में अच्छे से काम कर रही हूं, फिर भी आप क्यों आए हो?
प्रणव ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें 20 मिनट रुको तो मैं लगा फ्रॉड कॉल है, अभी तुम्हें लगता है कि वह फ्रॉड कॉल था। डॉक्टर ऋतु ने हाँ में सिर हिलाया। कहानी में आगे क्या हुआ जाने के लिए पढ़ते रहे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 82। मानसी को मनाया। प्रणव ने कहा, अब ये बताओ मानसी कहाँ है। डॉक्टर ऋतु ने मानसी को यहाँ वहां देखा, उसे मनासी वहां कहीं नहीं दिखी। ऋतु ने नाम में सर हिलाया। प्रणव ने कहा, ठीक है, वक्त बताओ मैं ही ढूंढ लेता हूँ। प्रणव ने पूरे कमरे में नजर फिराई और कहा, मुझे तुम कहाँ हो पता चला चुका है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। मानसी फिर भी टेबल के नीचे से बाहर नहीं आई। प्रणव अपने व्हीलचेयर को लेकर टेबल के पास चला गया। प्रणव ने टेबल के नीचे झुककर देखा और कहा, अब निकलो बाहर। मानसी बहुत डर गई थी। मानसी डरते डरते टेबल के नीचे से बाहर निकली, उसे पता चला था कि उसे पकड़ लिया गया है। मानसी टेबल के बाहर आकर वही खड़ी हो गई। प्रणव ने मानसी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझसे छुपना इतना आसान है, अगर तुम कहीं भी छुप जाओगी तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मानसी ने प्रणव के बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही। प्रणव ने कहा, तुम मेरे बिना इजाजत के कैसे घर छोड़कर आ सकती हो, तुम्हें किसने हक दिया तुम अपनी मर्जी की करो, अभी अपनी बैग उठाओ मेरे साथ चलो। मानसी ने डरते डरते कहा, मुझे नहीं आना आपके साथ। प्रणव ने कहा, तुम मेरे साथ आने के लिए मना नहीं कर सकती, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा, जल्दी से अपना बैग लेकर आओ और मेरे साथ चलो। मानसी ने कहा, मुझे नहीं आपके साथ आना, इतना कहकर वो बेडरूम की तरफ भाग गई। वह कमरे में जाकर दरवाजा लगाने वाली तभी प्रणव ने उसे पीछे से आकर रोक लिया और वह भी कमरे के अंदर चला गया। उसने अंदर से कमरे का दरवाजा लगा दिया। प्रणव ने मानसी से कहा, तुम क्यों मेरे साथ नहीं आना चाहती, आखिर बात क्या है, किस बात पर तुम घर छोड़कर या गई। मानसी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना आपके साथ, वैसे भी अब आपकी सगाई हो चुकी है, अपने मंगेतर अपने और अपने बच्चे के साथ खुश रहिए, मैं आपके बीच में नहीं आना चाहती। प्रणव ने कहा, मुझे लगता है शायद तुम न्यूज नहीं पढ़ती हो, एक बार अपने मोबाइल में ट्रेंडिंग न्यूज खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मानसी ने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं करना है, मुझे बस आपके साथ नहीं आना है। प्रणव ने मानसी को खींच लिया और अपने गोद में बिठा दिया और कहा, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना। मानसी ने अपनी नजर झुकाकर कहा, मैंने आपसे एक बार कहा है ना मुझे आपके साथ नहीं आना, आपके बार बार मुझे फोर्स कर रहे हो। प्रणव ने अपने मोबाइल में न्यूज निकाली और मानसी के सामने रखी। मानसी न्यूज नहीं पढ़ना चाहती थी पर प्रणव ने उसे न्यूज पर आकर दिखाया। मानसी ने न्यूज सुनकर प्रणव की तरफ देखा और कहा, आपकी सगाई टूट भी गई हो तो भी मुझे आपके साथ नहीं आना, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके लाइफ में आकर आपके लिए मुसीबत नहीं बनाना चाहती। प्रणव ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे लिए मुसीबत हो, तुम बिल्कुल भी मेरे लिए मुसीबत नहीं हो, और कभी भी खुद को मेरी मुसीबत मत समझना, तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है। मानसी ने कहा, ये शादी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। प्रणव ने कहा, जैसे भी हुई हो हम दोनों की शादी हुई है, इसे हम जुटाला नहीं सकते, हमें इसे निभाना चाहिए। मानसी ने कहा, जिस शादी में प्यार नहीं, उस शादी को निभाकर भी क्या फायदा, वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारा डिवोर्स होने ही वाला है। प्रणव ने कहा, तुमसे किसने कहा कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, हमें शादी को निभाने वाले हैं, हमें इस शादी को एक मौका जरूर देना चाहिए चाहे कुछ भी हो। मानसी ने कहा, आगे चलकर आपने कहा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी। प्रणव ने कहा, अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें ईरानी अमाउंट दूंगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐशोआराम के साथ जी सकती हो। मानसी ने कहा, इसका मतलब आपने सोच रखा है क्या आगे चलकर आप मुझसे डिवोर्स लेंगे, तो फिर आप मुझे लेकर ही क्यों जा रहे हो, मैं यही अच्छी हूँ। इतना कहकर मानसी प्रणव के गोद से उठने लगी। प्रणव ने फिर से मानसी को अपनी गोद में बिठाया और कहा, तुम एक बार बस मेरी बात मान लो, तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी पत्नी होते हुए भी किसी और के घर में रह रही हो। मानसी ने कहा, वैसे भी किसी को थोड़ी ना पता है हम दोनों की शादी हुई, तो आपको क्यों बुरा लगेगा। प्रणव ने कहा, तुम किसी के फीलिंग की समझ नहीं सकती, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे साथ चलो तुम चल नहीं सकती। मैंने आज तक किसी को भी इतनी मनाने की कोशिश नहीं की है जितनी तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं। मानसी ने कहा, इसे मनाना नहीं कहते, मनाया प्यार से जाता है, पर आपके बातों में तो ऐसे नहीं लगता कि आप मुझे मना रहे हैं। प्रणव ने कहा, फिर तुम्हें कैसे मनाऊं जिससे तुम घर आ सकती हो, मैंने अभी तक किसी को नहीं मनाया, मुझे लड़कियां को मनाना नहीं आता। मानसी ने कहा, ठीक है आप मुझे मत मनाओ, पर मैं जो कहती हूँ क्या आप वो करेंगे। प्रणव ने कहा, बोलो क्या कहना है तुम्हें। मानसी ने कुछ देर सोचा और कहा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। प्रणव ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मानसी ने कहा, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी। प्रणव ने कहा, चलो अपना बैग पैक कर लो, हमें निकलना चाहिए अब यहाँ से।
मानसी ने कहा, पर आप सबको क्या बताएंगे, अगर किसी ने पूछा तो मैं कहाँ गई थी। प्रणव ने कहा, किसी को भी नहीं पता तुम घर पर हो या नहीं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 83। मानसी की राय ज्यादा मेंशन में वापसी। मानसी ने कहा, आप मुझे कुछ वक्त दो सामान पैक करने के लिए। प्रणव ने कहा, तुम्हें कितना वक्त चाहिए सामान पैक के लिए, क्या 10 मिनट काफी होंगे। मानसी ने कहा, मेरा 10 मिनट में हो जाएगा। प्रणव ने कहा, तो ठीक है, अपना बैग भरकर बाहर आ जाओ, मैं बाहर हूं। इतना कहकर करो बाहर चला गया। प्रणव जैसे बाहर आया, प्रणव ने देखा सब लोग उसी कमरे की ओर देख रहे हैं। प्रणव ने सबसे कहा, क्या हुआ आप सब लोग क्या देख रहे हैं। सब लोगों ने अपनी नजरें फेर ली। ऋतु भी हैरानी से बस प्रणव की तरफ देख रही थी। प्रणव ने ऋतु से कहा, कब तक मुझे घूरने का इरादा है, अगर घूर कर हो गया हो तो जाकर उसकी पैकिंग करने में हेल्प करो, उसे 10 मिनट में निकालना है। प्रणव की बात सुनकर ऋतु अंदर चली गई। ऋतु ने अंदर जाकर देखा मानसी सच में पैकिंग कर रही है। ऋतु जाकर मानसी के पास खड़ी हो गई और उसने मानसी से कहा, तुम सच में प्रणव रायजादा की वाइफ हो। मानसी ने बस हाँ में सिर हिलाया। ऋतु ने कहा, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, तुम शादीशुदा हो और वह भी ऐसे इंसान की वाइफ हो जो दिल्ली पर राज करता है। मानसी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि इस नाम की वजह से लोग मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे, इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताया, और तुम भी किसी को कभी मत बताना। ऋतु ने कहा, मैं नहीं किसी को कुछ बताऊंगी जब तक तुम ना कहोगी। क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो। मानसी ने कहा, बोलो क्या बात है। मानसी ने कहा, क्या तुम्हें प्रणव सर से डर नहीं लगता, वो कितने पावरफुल है और कितने डेंजर है। मानसी ने कहा, सच कहो तो बहुत डर लगता है, जब वह कुछ देर पहले आए थे सबसे ज्यादा तो मैं ही डरी हुई थी। डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम उनसे इतना डरती हो तो घर छोड़कर क्यों आई थी। मानसी ने कहा, अगर तुम न्यूज पढ़ती हो तो शायद तुम्हें पता होगी कि आज उनकी सगाई थी, वो कैसे पहले पत्नी के होते हुए दूर शादी कर सकते हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर आई थी। ऋतु ने कहा, पर तुम दोनों की शादी कैसे हुई। मानसी को ही जवाब दे पाती उससे पहले प्रणव मानसी को लेने के लिए कमरे के अंदर आ गया। मानसी ने जाते जाते ऋतु से कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब फिर कभी दूंगी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मानसी ने अपना बैग उठाया और वो प्रणव के साथ बाहर चली गई। बाहर प्रणव के बॉडीगार्ड मानसी और प्रणव के ही आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे मानसी और प्रणव बाहर आ गए, बॉडीगार्ड ने प्रणव को बाहर जाने के लिए रास्ता बना दिया। प्रणव के साथ मानसी भी जाकर प्रणव की गाड़ी में जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी शुरू कर दी। मानसी प्रणव के बगल में ही बैठी थी। प्रणव थोड़े मानसी के करीब हो गया। प्रणव ने मानसी के कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। मानसी प्रणव के इस एकदम के हरकत से उसके खींचने पर उसके के बहुत करीब हो गई। प्रणव ने मानसी को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ रहने की, तुम हमेशा साथ देना। इतना कहकर प्रणव मानसी को किस करने लगा। इस बार मानसी ने प्रणव को खुद से अलग नहीं किया। मानसी ने इस बार प्रणव को किस करने दिया। प्रणव को भी अच्छा लगा कि मानसी ने उसे खुद से अलग नहीं किया। कुछ देर तक उन दोनों की किस ऐसे ही चलती रही। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। प्रणव ने कहा, धीरे धीरे ही सही पर तुम मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी हो, अच्छी प्रोग्रेस हुई है, आगे चलकर ये और भी अच्छी हो जाएगी। मानसी प्रणव के इस बात पर शर्मा गई, उसने शर्म से अपना मुंह नीचे कर लिया। प्रणव ने कहा, तुम शर्मात भी हो, मैंने अभी तक तुम्हें शर्माते हुए नहीं देखा था। मानसी ने कहा, आप कुछ भी कहते हो। इतना कहकर मानसी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फिरा लिया। प्रणव ने फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मुझसे क्या शर्माना। मानसी ने कहा, आप मुझे छोड़िए, आप घर आ गया है। प्रणव ने कहा, आया तो आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, यही कहेंगे कि इन्हें घर में वक्त नहीं मिलता, इसलिए कार में शुरू हो जाते हैं। मानसी ने गुस्से से प्रणव को देखा और कहा, आप कुछ भी बोलते हो, मुझे नहीं आपके साथ आना, मुझे यही उतार दीजिए। प्रणव ने कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना, अब तुम चाह कर भी तुम मेरा पीछा नहीं छुड़ा सकती हो, तुम्हें चुपचाप मेरे साथ ही चलना होगा। मानसी ने कहा, आप फिर से अपने असली रूप में आ गए, मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए था। प्रणव ने कहा, शुरू किसने किया, तुमने कहा था मुझे नहीं आना, मुझे यही होता है, तो अगर तूने फिर से मुझसे दूर जाने की बात की तो तुम हर बार मेरा असली रूप देखोगी, और तुम तो अच्छी तरह वाकिफ हो मेरे गुस्से वाले रूप से। मानसी एकदम चुप हो गई। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। प्रणव कितने भी प्यार से बात करे पर वह कभी भी आप क्या गुस्से वाला रूप छोड़ नहीं सकता, ये मानसी को अब रियलाइज हुआ। उनके गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी थी। प्रणव गाड़ी से उतर गया। प्रणव ने मानसी से कहा, अब उतर जाओ, या गाड़ी में ही रहने का इरादा है। मानसी ने कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने मुझे आपके साथ देखा तो। प्रणव ने कहा, अब रात के 11 o'clock बजे है, सब सो गए होंगे, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो हम दोनों का शोर सुनकर शायद कोई तो बाहर आएगा। मानसी जल्दी से कार से बाहर आ गई।
ड्राइवर ने पहले ही मानसी का बैग नीचे उतार कर रखा था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 84। शराब का नशा। रात के 11 ओ क्लॉक बजे थे। बाहर जाने वालों के लिए 10 ओ क्लॉक बजे गेट बंद हो जाता है, पर आज मानसी प्रणव के साथ थी और प्रणव के लिए ये रूल लागू नहीं था। मानसी प्रणव के साथ आराम से अंदर चली गई, किसी ने भी उसे अंदर जाने से नहीं रोका है, किसी ने उसे आते हुए भी नहीं देखा। वो दोनों जैसे दरवाजे के पास गए, उसे अंदर से आते हुए स्वरा दिखाई दी। मानसी और स्वरा का आमना सामना हुआ। स्वरा मानसी को गुस्से से देख रही थी। प्रणव ने स्वरा को मानसी को गुस्से से देखते हुए देख लिया। प्रणव ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, फिर तुम क्यों मेरे सामने आ गई। स्वरा बोली, डोंट वरी, मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, मैं अभी घर से ही जा रही हूँ, बस जाते वक्त इतना ही कहूंगी, किसी पर भी अंधविश्वास मत रखना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मानसी ने कहा, ये ऐसे क्यों देख रही थी, क्या आपने सच में उसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। प्रणव ने कहा, मैंने उसे घर से जाने के लिए कहा है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, इसलिए उसको ये रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मानसी ने कहा, पर वो इस हालत में कहाँ जाएगी, वह प्रेग्नेंट है। प्रणव ने कहा, जक उसे जाना चाहिए, वो वही जाएगी। मानसी ने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है, वह कहाँ जाएगी। प्रणव ने कहा, जिसका ये बच्चा है वह उसके पास जाएगी, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम चलो अंदर। प्रणव मानसी को अंदर लेकर गया। मानसी वहां से अपने कमरे में चली गई और प्रणव अपने कमरे में चला गया। यहाँ डॉक्टर कावेरी एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गई। कावेरी आदित्य के आने का इंतजार कर रही थी। कावेरी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, 5 मिनट में ही आदित्य वहां आ गया। आदित्य जाकर कावेरी के सामने वाले टेबल पर बैठ गया। आदित्य ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, भाई की सगाई टूट गई, मैंने जैसे चाहा था वैसे ही हो गया, अब भाई कभी भी उस स्वरा के साथ शादी नहीं करेंगे। कावेरी ने कहा, ये तो अच्छा हुआ, उन दोनों की सगाई टूट गए, हमें शादी टूटने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे तुम कब प्रणव से बात करने वाले हो। आदित्य ने कहा, मैं भाई की कंडीशन ठीक होने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं ऐसे एकदम से उसे ये बता नहीं सकता, क्या पता उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। कावेरी ने कहा, ठीक है, हम उनके ठीक होने का इंतजार करेंगे, पर हम ज्यादा देर भी नहीं कर सकते, मैं किसी डॉक्टर को ढूंढ लेती हूँ जो प्रणव का जल्दी से जल्दी इलाज कर पाए। कावेरी को सबसे अच्छा सच को छुपाना था, इसलिए उसने किसी और डॉक्टर का बहाना देकर फिलहाल के लिए सिचुएशन को टाल दिया। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी अच्छे डॉक्टर को ढूंढ लो, मैं खुद भाई को रेडी करूंगा उस डॉक्टर के पास जाने के लिए। कावेरी ने कहा, तुम तुम्हारे भाई को रेडी करो, तब तक मैं डॉक्टर ढूंढ लेती हूँ। आदित्य ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ, चलो इसी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। इतना कहकर उसने वेटर को अपने पास बुलाया। वेटर ने कहा, बोले सर आपको क्या चाहिए। आदित्य ने कहा, मेरे लिए 2 वाइन की बोतल लाओ और मैडम को देखो क्या चाहिए। कावेरी ने कहा, 2 वाइन की बोतल कुछ ज्यादा ही नहीं होगी। आदित्य ने कहा, पिने दो ना यार, खुशी का मौका है, सेलिब्रेट तो करना चाहिए, अगर ज्यादा हो गई तो तुम तो हो ना मेरे साथ। आदित्य किस बात पर कावेरी ने कुछ नहीं कहा। कावेरी ने वेटर से कहा, मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। वेटर ने दोनों के ऑर्डर ले लिए और वो ऑर्डर लाने चला गया। आदित्य ने कहा, तुमने क्यों नहीं ली, क्या तुम पीती नहीं। कावेरी ने कहा, अगर हम दोनों ने ही पी ली तो तुम्हें घर लेकर कौन जाएगा, वैसे भी हम दोनों के अलावा कोई नहीं है हमें लेकर जाने वाला। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम बस मेरा साथ दो, मैं अकेले ही पी लूंगा। कावेरी ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं पीने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट ड्रिंक पी लूंगी, इससे तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। उन दोनों की बातें चल रही थी, तभी वहां उनकी ऑर्डर लेकर वेटर आ गया। वेटर ने उनके सामने उनकी ड्रिंक रखी और वहां से चला गया। आदित्य ने अपने ग्लास में ड्रिंक डालना शुरू किया, उसने एक के बाद एक ड्रिंक के ग्लास खत्म कर लिया। कावेरी आदित्य को देखते हुए अपना ड्रिंक पी रही थी। आदित्य ने देखते देखते दोनों बोतल खत्म कर ली। आदित्य को अब चढ़ने लगी। आदित्य ने कहा, लगता है मुझे चढ़ने लगी है, तुम मेरे लिए होटल में कमरा बुक कर लो, मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता, मुझे घर में नहीं लेंगे, हमारे घर के भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। कावेरी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर देती हूँ, तुम आज रात यही रुक जाओ। कावेरी वहां से उठकर आदित्य के लिए रूम बुक करने चली गई। कावेरी ने जाकर कहा, रूम अवेलेबल है क्या। सामने से रिसेप्शन वाली लड़की ने कहा, इस वक्त कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। कावेरी ने कहा, देखो ना, एक तो रूम अवेलेबल होगा। रिसेप्शन वाली लड़की ने कहा, मैम सच में रूम अवेलेबल नहीं है। कावेरी वहां से आदित्य के पास आ गई। कावेरी ने आकर देखा, आदित्य वही टेबल पर सर रखकर सो गया था। कावेरी आदित्य के पास चली गई। कावेरी ने आदित्य को उठाने की कोशिश की, पर आदित्य नहीं उठा। कावेरी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, होटल में भी रूम अवेलेबल नहीं था। वो आदित्य को लेकर कहाँ जाए।
कावेरी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो आदित्य को इस हालत में अपने घर पर लेकर नहीं जा सकती थी और वहां आसपास दूसरा कोई होटल भी नहीं था जहां वो आदित्य को कमरा लेकर दे सकती थी। कावेरी भी बहुत परेशान हो गई। तभी उसे याद आया कि उसकी एक फ्रेंड ने उसके फ्लैट की चाबी उसके पास रखी थी। वह कुछ दिनों के लिए फॉरेन चली गई है, तो कावेरी को उसके घर का ख्याल रखने के लिए कहा था। कावेरी ने अपने पस में देखना शुरू किया कि वह चाबी उसके पास है या घर है। कावेरी ने अपने पस में देखा तो चाबी उसके पास में ही थी। उसके फ्रेंड का फ्लैट या होटल के आसपास था। कावेरी ने चाबी देखकर कहा, अच्छा हुआ ये मेरे पास है, नहीं तो आज बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। मैं आदित्य को लेकर कहाँ जाती है। कावेरी ने चाबी को बैग में रखा और आदित्य को उठाने की कोशिश करने लगी, पर आदित्य का शरीर इतना भारी था कि उसे अकेले से उठा नहीं जा रहा था। उसने एक वेटर को सहायता करने के लिए बुलाया। वेटर जल्दी से उसके पास आया और उसने आदित्य को सहारा देकर उठाने में कावेरी की हेल्प की। कावेरी वेटर की सहायता से आदित्य को कार तक लेकर आई। उसने आदित्य को कार में बिठाया। कावेरी को पता था कि आदित्य अपनी गाड़ी से आया है। कावेरी ने आदित्य की जेब में गाड़ी की चाबी ढूंढी। कावेरी को गाड़ी की चाबी मिल गई। कावेरी ने चाबी वेटर को दी और वेटर से कहा, मैं तुम्हें जो एड्रेस देती हूँ उस पर इस गाड़ी को भेज दी। वेटर के जाने के बाद कावेरी गाड़ी में बैठ गई और कावेरी ने ही गाड़ी शुरू कर दी। कावेरी की गाड़ी 10 मिनट में उसके तय की गई जगह पर पहुंच गई। कावेरी ने गाड़ी पार्किंग में पार्क की और उसने गार्ड की सहायता से आदित्य को कार से बाहर निकाला। गार्ड कावेरी को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कावेरी से ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उसने आदित्य को उसके फ्रेंड के फ्लैट तक ले जाने में उसकी हेल्प की। कावेरी ने फ्लैट का दरवाजा खोला और आदित्य को लेकर अंदर चली गई। अंदर जाने बाद उसने फिर से दरवाजा लगा लिया। कावेरी ने आदित्य को ले जाकर बेड पर लिटा दिया। आदित्य को बेड पर लेट आने के बाद कावेरी ने चैन की सांस ली और वह वहां पर के सोफे बैठ गई। आदित्य को कमरे गर्मी में लगने लगी। आदित्य अपने कपड़े उतारने लगे। कावेरी की नजर आदित्य पर गई। उसने आदित्य से कहा, ये तुम क्या कर रही हो, अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। आदित्य ने कहा, बहुत गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आदित्य अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था पर उसे अपने कपड़े उतारे नहीं जा रहे थे। कावेरी ने उसकी हालत को देखा और कावेरी उसके पास गई। कावेरी जाकर आदित्य की शर्ट उतारने में हेल्प करने लगी। आदित्य ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे अपने ओर खींच लिया। कावेरी खुद को संभाल नहीं पाई और वो आदित्य के ऊपर गिर गई। वो आदित्य के होठों के बहुत करीब थी। आदित्य के होंठ उसे अपनी ओर खींच रहे थे। वो अपने होठों को आदित्य के होठों के करीब लेकर गई। वो उसे किस कर पाती उससे पहले उसने खुद को होश में लाए और वो आदित्य दूर हटने लगी। कावेरी आदित्य से दूर जा पाती उससे पहले आदित्य ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे किस करने लगा। कावेरी ने खुद को आदित्य के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की पर आदित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कावेरी खुद को छुड़ा नहीं पाई। आदित्य कावेरी को जबरदस्ती किस करने लगा। कुछ देर बाद आदित्य ने कावेरी को छोड़ा। कावेरी आदित्य से अलग होने लगे तो फिर आदित्य ने कावेरी को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने नीचे दबा लिया। कावेरी आदित्य के इस एक्शन से डर गई। उसे आदित्य से ऐसे कुछ करने की उम्मीद नहीं थी। आदित्य कावेरी को अपने नीचे लिटाकर फिर से उसे किस करने लगा। आदित्य धीरे धीरे कावेरी के होठों से नीचे जाने लगा। कावेरी को आदित्य की जेंटलनेस अच्छी लगी। उसने आदित्य को रोकना बंद कर दिया। वो अब आदित्य के टच को अपनी बॉडी पर महसूस करने लगी। आदित्य अब कावेरी के पूरे बॉडी पर किस कर रहा था। कावेरी भी उसे एंजॉय कर रही थी। कावेरी भी धीरे धीरे आदित्य का साथ देने लगी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 85। मानसी का हॉस्पिटल जाना हुआ बंद। कावेरी भी अब काफी उत्तेजित हो चुकी थी। वो आदित्य के साथ वो सब करना चाहती थी, पर कावेरी के अरमानों पर पानी फिर गया। आदित्य किस करते करते ही सो गया। कावेरी को जब आदित्य की मूवमेंट नहीं दिखी तब उसने देखा तो आदित्य कावेरी के ऊपर ही सो गया है। कावेरी ने कहा, दूसरे को परेशान कर कर खुद सो गया। कावेरी ने आदित्य को अपने ऊपर से हटाया और वो उठ गई। उसने आदित्य को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके बगल में लेट गई। अगली सुबह मानसी सुबह 6 बजे उठ गई। वो जाकर फ्रेश हो गई। फ्रेश होकर वो प्रणव के कमरे की तरफ चली गई। मानसी खुद एक बार प्रणव का चेकअप करके देखना चाहती थी वह ठीक हुआ या नहीं। मानसी को ट्रीटमेंट के बहाने प्रणव को चेक करने का मौका मिल सकता था। मानसी जल्दी से प्रणव के कमरे की ओर चली गई। प्रणव उठकर बेड पर बैठा हुआ था और उसके पास विहान खड़ा था। दरवाजा खुला था। मानसी ने दरवाजा नॉक किया। प्रणव ने उसे अंदर आने के लिए कहा। मानसी कमरे के अंदर चली गई। मानसी ने जाकर प्रणव से कहा, मैं आपसे फिर से आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ। प्रणव ने मानसी को रोका और कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें फिर से वापस अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं लाया। तुम्हें बस अपना काम करना है। जो भी मेरे ट्रीटमेंट का वक्त है उस वक्त यहाँ आकर से बैठना है। मानसी ने कहा, पर ऐसा क्यों। प्रणव ने कहा, हर बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं हर एक बात। तुम आज से हॉस्पिटल नहीं जाओगी, बल्कि मेरी डॉक्टर बनकर मैं जहाँ जाऊंगा तुम वहां आओगी।
मानसी ने कहा, आप कहाँ जाने वाले हैं जो मुझे साथ लेकर चल रहे हो? प्रणव ने कहा, मैं आपसे खुद ऑफिस जा रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ऑफिस चलना होगा रोज। मानसी ने कहा, पर मेरे हॉस्पिटल के काम का क्या होगा? अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो लोग मुझे निकाल देंगे। प्रणव ने कहा, निकाला तो निकाला, मैं तुम्हें दुगनी सैलरी दूंगा। मानसी ने कहा, मैंने पैसों के वजह से उस हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं किया, मुझे उस हॉस्पिटल में काम करना अच्छा लगता है। प्रणव ने कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तब से तुम हॉस्पिटल जा सकती हो, पर फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मानसी ने कहा, मुझे कितने दिन आपके साथ रहना होगा? प्रणव ने कहा, तुम्हें मेरे साथ 1 या 2 साल रहना होगा, या उससे भी कहीं ज्यादा दिन तक रहना होगा। मैं तुम्हें फिक्स नहीं बता सकता तुम्हें मेरे साथ कितने दिन रहना होगा। मानसी ने कहा, मुझे इतने साल आपके साथ रहना होगा, फिर मुझे हॉस्पिटल में कोई नहीं लेगा। प्रणव ने कहा, हॉस्पिटल मेरा है, तुम जब चाहो हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती हो, और जिस दिन मैं घर पर रहूंगा तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। मानसी ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते, मुझे सब मंजूर है, मैं जाकर रेडी होकर आती है। प्रणव ने कहा, ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम नाश्ता करने के लिए नीचे मिलेंगे। मानसी ने कहा, ठीक है, और वहां से अपने कमरे में रेडी होने के लिए चली गई। मानसी के जाने के बाद विहान ने आदित्य से कहा, ये ठीक है, मानसी को आपके साथ रखना सही है, अगर वह आपके साथ रहेगी तो उन लोगों को शायद शक हो जाएगा जो पहले से हुआ है। दो, मानसी के पीछे उन लोगों ने अपने लोग लगाए हुए हैं, वह तो अच्छा हुआ हमारे लोगों ने उसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाने दी। प्रणव ने कहा, इसलिए तो मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, मेरी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अगर वह मेरे साथ रहेगी तो कोई भी उसके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, अगर हमने उसे अकेला छोड़ दिया तो पता नहीं वह लोग उसके साथ क्या करेंगे, वो लोग उसे कैसे भी करके मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे, और मैं यह नहीं चाहता। विहान ने कहा, ठीक है, हम आपके साथ साथ उसे भी पूरी सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे। प्रणव ने कहा, कोशिश नहीं करना, वह घर की मालकिन है, उसे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए पूरी तरह। विहान ने कहा, हम मैम को भी पूरी सिक्योरिटी देंगे। प्रणव ने कहा, आदित्य कहाँ है? वह मुझे दिखाई नहीं दिया। विहान ने कहा, आदित्य सर कल डॉक्टर कावेरी के साथ होटल में गए थे और उनके साथ ही उनकी किसी फ्रेंड के फ्लैट पर गए हैं, उन्होंने बहुत शराब पी थी, इसलिए वो रात को घर लौटकर नहीं आए हैं, और उनकी गाड़ी एक वेटर ने घर लाकर पार्क की है। प्रणव ने कहा, आदित्य को आने के बाद मुझसे मिलने के लिए कहो। विहान ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद वहां से बाहर चला गया। यहाँ आदित्य की आंख खुल चुकी थी। आदित्य ने देखा तो किसी अनजान जगह था। तब उसने महसूस किया कि उसके चेस्ट पर किसी का हाथ है। आदित्य ने अपने बगल में देखा तो उसे अपने बगल में डॉक्टर कावेरी सोते हुए दिखाई दी। आदित्य ने कहा, क्या हुआ, ये सोचने की कोशिश की, और आदित्य ने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि उसको बस वो होटल में ड्रिंक कर रहा था यही याद था, उसके आगे क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। आदित्य ने डॉक्टर कावेरी की हालत को देखा। कावेरी के कपड़े अस्त व्यस्त थे। आदित्य को लगा शायद उसने नशे की हालत में कावेरी के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। आदित्य ने खुद से कहा, अगर मैंने नशे की हालत में उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, उसे इस बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। आदित्य ने धीरे से अपने चेस्ट के ऊपर से डॉक्टर कावेरी के हाथ को हटाया और वह बेड से उठ गया। उसने एक बार खुद को देखा, उसके खुद के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। आदित्य ने पहले खुद के कपड़े ठीक किए और उसने कावेरी के ऊपर चद्दर डाल दी। आदित्य ने सोचने की कोशिश की कि वह इस वक्त कहाँ है। आदित्य ने अपने मोबाइल ऑन किया और मोबाइल में खुद का लोकेशन देखने लगा। तब आदित्य को पता चला कि वह होटल के पास ही किसी अपार्टमेंट में ठहरे हुए हैं। आदित्य ने एक नोट लिखी और उस टेबल पर रख दी। इसके बाद आदित्य वहां से बाहर चला गया। उसने कॉल कर अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर बुलाया। ड्राइवर 10 मिनट में गाड़ी लेकर आदित्य ने बताए हुए जगह पर पहुंच गया। आदित्य वहां से घर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर कावेरी की भी नींद खुल गई। उसने उठकर यहाँ वहां देखा, उसे आदित्य कमरे में कहीं भी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर उसके साइड वाले टेबल पर गई, उसे वहां एक नोट दिखाई दी। कावेरी ने वो नोट उठाया और पढ़ने लगी। उस नोट में लिखा था, गुड मॉर्निंग, मुझे किसी काम की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हारे जगने का इंतजार नहीं कर सका। अगर हमारे दोनों के बीच में रात को कुछ हुआ हो तो मैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए राजी, इसलिए मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। कावेरी ने अपना मोबाइल उठाया और आदित्य को उस नोट का फोटो निकाल कर भेजा। और नीचे लिखा, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो, इसलिए डोंट वरी, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। आदित्य ने कावेरी का ये मैसेज देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह मुझसे क्या एक्सेप्ट कर रही थी और उसे क्या मैं नामर्द लगता हूँ। आदित्य ने मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या मैं नामर्द लगता हूँ? तुम अगली बार मिलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ।
कावेरी ने मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, मैंने कब कहा तुम्हें, कहा तुम नामर्द हो, तुम खुद ही कह रहे हो खुद को। आदित्य ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ही ऐसा था इसलिए मैंने मैसेज में लिखा। कावेरी ने कहा, तो तुम्हें मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया आखिर, अब तुम ही बताओ कौन सा ऐसा आदमी है जो इतनी खूबसूरत लड़की सामने होते हुए भी सो जाता है। आदित्य ने मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, तुम अगली बार मिलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर मुझे मत ब्लेम करना जो भी होगा उसके लिए, मैं कल ज्यादा नशे में था इसलिए मैं सो गया था पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। कावेरी ने कहा, जब अगली बार मिलेंगे तब देख लेंगे क्या होता है। आदित्य ने कहा, हम जल्दी मिलेंगे। कुछ ही देर में आदित्य घर पहुंच गया। जैसे आदित्य घर पहुंच गया विहान ने आदित्य से कहा, आपको प्रणव सर ने मिलने के लिए बुलाया है। आदित्य डर गया। आदित्य ने कहा, भाई ने क्यों मुझे मिलने के लिए बुलाया है, क्या कुछ काम है भाई को मुझसे। विहान ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता, बस सर ने कहा है जब आप आएंगे आपको उनके पास भेजो। आदित्य ने कहा, ठीक है मैं अभी भाई से जाकर मिलता हूँ। आदित्य ने पहले खुद के कपड़ों को सूंघा, उसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी। वह दौड़कर अपने कमरे में गया, उसने पहले शावर ले लिया और दूसरे कपड़े पहन लिए। उसके बाद वो प्रणव से मिलने के लिए प्रणव के कमरे में गया। प्रणव नहाकर बस अपने कपड़े बदल रहा था तभी आदित्य प्रणव के कमरे में चला गया। प्रणव के कमरे का दरवाजा खुला ही था। आदित्य ने प्रणव से कहा, भाई क्या मैं अंदर आऊं। प्रणव ने हाँ में सर हिलाया। आदित्य अंदर चला गया। प्रणव ने कहा, कल रात तुम कहाँ थे, मुझे दिखे नहीं और आज भी लेट आए हो घर। आदित्य ने कहा, वह एक फ्रेंड के साथ गया था। प्रणव ने कहा, फ्रेंड लड़का था या फिर लड़की थी। आदित्य ने अपना सर नीचे झुका लिया, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। प्रणव ने कहा, वह कौन थी। आदित्य ने कहा, भाई मैं वक्त आने पर उसे आपसे जरूर मिला लूंगा, बस आप अभी मुझसे कुछ भी मत कहिए। प्रणव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कहूंगा पर जल्द से जल्द उसे मुझसे मिलने लेकर आना। अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, आज से हम ऑफिस जाने वाले हैं। आदित्य ने कहा, भाई आप तो ऑफिस नहीं जाना चाहते थे, आपको कुछ भी याद नहीं था, फिर आप ऑफिस जाने के लिए राजी कैसे हो गए, क्या आपको सब कुछ याद आ गया। प्रणव तो ये भूल ही गया था कि वह की एक्टिंग कर रहा है। उन्होंने आदित्य को समझाते हुए कहा, देखो मेरी मेमोरी लॉस हो गई, मुझे तो कुछ याद नहीं है, पर मुझे विहान में ये 10 सालों में जो कुछ हुआ वह सब बताइए, उससे मैं अपने मेरे को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ जिससे मुझे कुछ याद आ जाए। आदित्य ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ जल्द से जल्द याद आ जाए, मुझे आपको कुछ बताना है। प्रणव ने कहा, क्या बताना है अभी बताओ, उसने मेरी मेमोरी आने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने कहा, भाई मुझे आपको जो बताना है वह आपके पास से रिलेटेड है, इसलिए आपके मेमोरी का लौट कर आना ही सही रहेगा मुझे आपको बात बताने के लिए। प्रणव ने कहा, तो ठीक है, जब तक मेरी मेमोरी नहीं आती तब तक तुम अपने इस बात को संभाल कर रखना और जब मेरी मेमोरी वापस आएगी तुम मुझे आकर बता देना। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मेमोरी आने तक इंतजार करूंगा और इस सीक्रेट को तब तक सीक्रेट ही रखूंगा। प्रणव ने कहा, अब जाओ, जाकर जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आदित्य वहां से रेडी होने अपने कमरे में चला गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।